हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और आज हम लोग यहाँ पर पूरे तरीके से मास्टर स्ट्रोक लेक्चर है। मास्टर स्ट्रोक मध्यकालीन भारत के इतिहास का मास्टर स्ट्रोक या मैराथन कहिए। इस लेक्चर में संभवतः 1.5 घंटे या 2 घंटे का लेक्चर होगा। पूरे तरीके से मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट किया जाएगा। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में उसको यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। जैसे हम लोगों ने कंप्लीट किया था साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसी प्रकार से इसको भी कंप्लीट करेंगे। आप अगर बहुत से लेक्चर जो हो चुके हैं एग्ज़ाम से पहले आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में करंट अफेयर वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं। यूपी स्पेशल देख सकते हैं, दिवस के सभी लेक्चर देख सकते हैं। उसके अलावा सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए, रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। चलिए तो शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू करने से पहले एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि आखिर मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। अरबों के आक्रमण में हम लोग सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जो आक्रमण करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम लोग महमूद गजनी के बारे में पढ़ते हैं। महमूद गजनवी या गजनी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी के साथ साथ हम लोग पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, भीमदिती इन सब के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद शुरू हो जाता है सल्तनत काल में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक। सल्तनत काल में गुलाम वंश शुरू होता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश। देखिए सल्तनत काल में क्या होता है, गुलाम वंश होता है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम खिलजी, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ओके, लोदी वंश और तुगलक वंश में ही बीच में हमें पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जब लोदी वंश ख़त्म होता है इब्राहिम लोदी के बाद मुग़ल वंश शुरुआत होती है। और मुग़ल वंश में हम लोग पढ़ते हैं बाबर के बारे में। मुग़ल वंश में बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इन सब के बारे में। उसके बाद औरंगजेब के बाद उत्तर मुग़ल काल शुरू होता है तो बहादुर शाह जफ़र प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर और रफ़ी-उद-दौला और रफ़ी-उद-दौला बीच में यहाँ पर 2 बनते हैं और शासक 2 बनते हैं। 1 वर्ष में ही दोनों समाप्त हो जाते हैं। तो फर्रुखसियर के बाद 2 और होते हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह वही जो रंगीला मोहम्मद शाह, और फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर सेकेंड, शाह आलम द्वितीय, अकबर सेकेंड और उसके बाद बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। यहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। इतना आपको ओवरव्यू मिला। अब शुरू करते हैं शुरुआत से। मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत पर अरबों के आक्रमण की शुरुआत बहुत पहले से ही हो जाती है, लेकिन 712 ईस्वी में पहली बार अरबों पर स्वतंत्र मतलब अरबों पर एक सफल आक्रमण करता है और विजय पाता है मोहम्मद बिन कासिम। 17 वर्ष की उम्र में सिंध पर आक्रमण करता है और विजय पाता है। और उस वक्त सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका शासन था? दाहिर का शासन था। ओके, कासिम जो था इराक के राजा अल हज्जाक का भतीजा और दामाद था। कासिम और हिंदू शब्द अरबों ने दिया था, ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने इंडिया कहा। हिंदू शब्द अरबों ने दिया था, ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने इंडिया कहा। ओके, ठीक है। तो इस किताब को आप लोग सिर्फ लूसेंट ना समझिएगा, ये लूसेंट से कुछ आगे बहुत आगे बढ़ चुकी है यह किताब। यहाँ पर जो सामने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी गई हैं ये अलग लेवल पर आपको ले जाती है जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है सिंध पर और उस वक्त दाहिर का शासन होता है और उसको हरा देता है और 17 वर्ष की उम्र में आक्रमण करता है। और कासिम जो है कि इराक के राजा अल हज्जाक का भतीजा और दामाद था। हिंदू शब्द अरबों ने दिया था, ईरानियों ने हिंदुस्तान का, यूनानियों ने इंडिया कहा था इस देश को। ओके, ठीक है। आगे महमूद गजनी की बात करते हैं। गजनी आप देखेंगे अफ़गानिस्तान के मैप में तो गजनी एक जगह मिलेगी। गजनी वंश या यामिनी वंश दोनों वंश कहा जाता है। अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार था गजनी साम्राज्य का संस्थापक। अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार था जो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था। ठीक है, गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था और सुबुक्तगीन महमूद गजनी जो था सुबुक्तगीन का पुत्र था।
अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी ने 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। ओके, 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। 17 बार भारत पर आक्रमण करता है महमूद गजनी। ओके, गजनी वंश या यामिनी वंश याद रखिएगा। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। शाही राजा जयपाल के विरुद्ध पहला आक्रमण था और इसमें शाही राजा जयपाल की पराजय हुई थी। ओके, उसके बाद जो है कि महमूद गजनी की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। पहले ही विजय प्राप्त किया। 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई। और 1025 का महत्वपूर्ण जो आक्रमण था उसका सोमनाथ मंदिर को लूटना, उसको ध्वस्त करना, जो सौराष्ट्र में था, गुजरात में था। ओके, सोमनाथ मंदिर को लूटता है और उसको ध्वस्त करता है, तोड़ देता है। भीमदेव प्रथम जो होता है उसको सोमनाथ मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण करवाता है। भीमदेव प्रथम सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है। ओके, और 1019 और 20 के बीच की एक बात है कि चंदेल का शासक था विद्याधर, पराजित नहीं हुआ था। चंदेल शासक था, चंदेल शासक, विद्याधर पराजित नहीं हुआ था। हिंदू राजाओं का एक समूह बनाता है विद्याधर और कन्नौज के शासक जयपाल को कन्नौज के शासक जयपाल को मरवा देता है जान से। जयपाल क्योंकि भाग जाता है, युद्ध नहीं लड़ता है, इसलिए जयपाल को मरवा देते हैं विद्याधर, चंदेल शासक। ओके, महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत लेख के चांदी के सिक्के निर्गत किए, एक तरफ संस्कृत लेख के चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत लेख के चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। ठीक है, और यहाँ पर महमूद गजनी के साथ अलबर्नी आया था, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अलबर्नी जो था पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। ख्वारिज्म देश खिवा का रहने वाला महमूद गजनवी के साथ भारत आया। तहकीके हिंद अरबी भाषा में लिखा था, तहकीके हिंद अरबी भाषा में लिखा और इसका अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड साची और हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा जी ने किया। तो तहकीके हिंद किसने लिखा था? अलबर्नी ने अरबी भाषा में लिखा था। तहकीके हिंद, किताबुल हिंद भी कहते हैं ना, तहकीके हिंद लिखा था अलबर्नी ने। अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड साची ने किया, हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा जी ने किया। उत्बी जो था दरबारी इतिहासकार था, किसका? महमूद गजनवी का। उसने एक पुस्तक लिखी किताबुल यामिनी। उत्बी जो था दरबारी इतिहासकार था, उसने एक पुस्तक लिखी किताबुल यामिनी। ओके, महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण जो होता है 1027 में जाटों के विरुद्ध होता है और सोमनाथ मंदिर को जब लूट कर ये जाता रहता है 1025 में, तो इधर उत्तर प्रदेश और भी है, मतलब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के क्षेत्रों में जाट लोग पाए जाते हैं। तो इन लोगों के इधर से होके जाता रहता है, ये लोग बड़ी मार मारते हैं उसको, बड़ी मार मतलब बड़ी पिटाई कर देते हैं। तो जाता है, कुछ छीन भी लेते हैं, जो लूट उठ के ले जा रहा था छीन भी लेते हैं। अब गुस्से में जाता है कि छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। आते हैं अगले साल 1027 में आता है, 1027 में उधर से आता है, लेकिन फिर पीटा जाता है और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, अलबर्नी, फिरदौसी, उत्बी, फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलबर्नी, फिरदौसी, उत्बी, फरूखी। फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा, याद रखिएगा, फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, है ना, अल्ताफ़ राजा। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। अब बहुत ये देखिए 712 और यहाँ पर 1027, 1030 में मृत्यु हो जाती है, इसकी बीच में थोड़ा सा गैपिंग है। अब पहुँचते हैं हम लोग मोहम्मद गौरी यानी 1073 में। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना और गौर कहाँ था? गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, गजनी से, जहाँ से वो आया था महमूद गजनवी। तो गौर महमूद मतलब गौर जो है गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था, वहीं का शासक बनता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ओके, संसबनी वंश भी कहते हैं, संसबनी वंश का था। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण होता है 1075 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध। 1075 में आक्रमण करता है। दूसरा आक्रमण 1078 ईस्वी में पाटन गुजरात में करता है, पाटन गुजरात में। और यहाँ का शासक जो था मूलराज सेकंड या भीमदिती को यह बुरी तरह परास्त करता है। मतलब भीमदिती ने गौरी को बुरी तरह परास्त करता है। मुल्तान में तो जीत जाता है 1075 में, लेकिन 1078 में जब आता है मोहम्मद गौरी तो उसको बहुत बुरी तरह से मूलराज सेकंड या भीम सेकंड ने बुरी तरह पराजित कर देता है। और बुरी तरह जब पराजित कर देता है तो भाग जाता है मोहम्मद गौरी, लेकिन भाग के फिर आने का फिर प्रयास करता है और आता भी है। तराइन का युद्ध 1191 में होता है, लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा कहानियाँ ये हैं कि भीमदिती यही जो था
इसने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान जो है कि भीमदिति को पराजित कर देते हैं। और भीमदिति को पराजित कर देते हैं तो बहुत जोश में आ जाते हैं और बहुत नाम उनका हो जाता है कि इन्होंने उसको पराजित कर दिया जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, भीमदिति को। और इनका बहुत बोलबाला हो जाता है और ये युद्ध लड़ते लड़ते आगे बढ़ते चले आते हैं। 1191 में ये फिर मोहम्मद गौरी को पराजित कर देते हैं तराइन के प्रथम युद्ध में। जोश में इनको भी पराजित किए, भीमदिति को जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तो इनका जोश बढ़ जाता है ना। जैसे आप लोग पीसीएस निकाल लें, पीटी निकाल लें तो अरे लेखपाल वगैरह क्या है ये, और छोटे एग्ज़ाम क्या हैं सब निकाल देंगे, है ना। तो वही हाल है। तो ये 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, और पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि 1192 में गौरी फिर से आता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हैं ये मतलब जीत की खुशी में, जीत की एक बार पीटी अगर निकल जाए उसी की खुशी में दोबारा थोड़ा सा कम पढ़ेंगे कि अरे मेंस लिख चुके हैं, कैसे ऐसी कौन सी बात है, हमारा पीटी नहीं निकले। तो दूसरी बार इनको पराजित होना पड़ता है। मोहम्मद गौरी से चौहान के बीच युद्ध होता है 1192 में, ये हार जाते हैं। इसमें गौरी को विजय प्राप्त होती है। ओके। और यहीं पर एक कहानी है कि चंदावर के जयचंद, ये गन्नौज के जयचंद जो थे, इनकी पुत्री थी, उनके साथ प्रेम प्रसंग भी था किसका, पृथ्वीराज चौहान का। इसलिए जो है कि इन्हीं सब कारणों की वजह से जयचंद जो है साथ नहीं देते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में, और जिनके कारण कहा जाता है कि जयचंद बन गए हैं क्या, उनके ऊपर कहानियाँ भी हैं। तो ये चीज़ें हैं। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, गौरी और जयचंद के बीच होता है। इस युद्ध में भी गौरी को विजय प्राप्त होती है। ओके। बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गौरी के साथ आया था, बंगाल अभियान में जाता है और शासक लक्ष्मण सेन बंगाल के अभियान में उधर चला जाता है, बंगाल की साइड चला जाता है। और लक्ष्मण सेन जो था वो भाग जाता है वहाँ से, बंगाल में वहाँ का शासक था तो वहाँ से भाग जाता है बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी इसी रास्ते से जाते हुए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय दोनों को ध्वस्त करता है। तो बताइएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, ओके, और नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, दोनों को ध्वस्त करता है यही बख्तियार खिलजी। ओके। 1206 में मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गौरी की, और आ जाता है कौन, सल्तनत काल मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हो जाती है और 1290 तक गुलाम वंश चलता है। ट्रिक है, गुल खिले तुम शायद लोगे पूरे तरीके से सल्तनत काल की, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और कुमारी जरीना गोरी ने खीर बनाया, यानी गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक खिरज खां, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहुंचते हैं गुलाम वंश में। 1206 से 1290 तक चलता है। एक बार यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था और उन्हीं कितना वर्ष तक कार्यकाल चलता है उसी को लेकर पूछा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम था और इसने अपनी राजधानी को लाहौर में ही अपनी राजधानी बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में राजधानी बनाता है और सुल्तान की पदवी कभी नहीं धारण करता है। खुद को मलिक व सिपा सालार की पदवी से ही संतुष्ट रखता है, सुल्तान की पदवी कभी धारण नहीं करता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार की नींव डालता है, नींव मतलब कुतुब मीनार को बनाना शुरू करवा देता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान की आयतें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसको कुरान ख्वां भी कहा जाता था। और लाखों का दान देता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था, जो मोहम्मद गौरी के साथ में आया था। ओके। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई, इसे लाहौर में दफनाया गया। चौगान खेल रहे थे, आज की डेट में जो पोलो होता है और गोल्फ वगैरह होगा ना, नहीं जो घोड़े से दौड़ के खेलते हैं वो वाला खेल रहे थे और गिर गए, संभल नहीं पाए, गिर गए तो बेचारे निपट गए। उसके बाद ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह होता है, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह है तो आराम करता है, 8 ही महीने शासन करके। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। ऐबक का गुलाम और दामाद था, ठीक है। कौन?
इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। तो पहली बार दिल्ली को राजधानी कौन बनाता है? इल्तुतमिश बनाता है। कुछ कार्य और करता है। कुतुब मीनार जो शुरू किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको पूरा करवाता है और शुद्ध अरबी सिक्के भी जारी करता है, जो चांदी का टंका और तांबा का जीतल, याद रखिए। उसके अलावा एकता प्रणाली भी शुरू करवाता है। एकता प्रणाली शुरू करवाता है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाता है, तुर्कान चिहलगामी के नाम से जाना गया। और दिल्ली के अमीरों का दमन करता है। कौन? इल्तुतमिश। पहली बार दिल्ली के अमीरों का दमन यही करता है। और इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज खां के प्रकोप से ख्वारिज्म शाह का पुत्र, चंगेज खां का आक्रमण होने वाला था लेकिन उसको टाल देता है इल्तुतमिश अपने दिमाग से, मतलब खेल के। चंगेज खां के प्रकोप से ख्वारिज्म शाह का पुत्र मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचा। मंगबरनी सिंधु घाटी पहुंचता है और इल्तुतमिश के पास दूत भेजता है कि भैया हमारी सहायता करो। लेकिन चंगेज खां भी दूत भेजता है कि उसकी सहायता मत करना, अगर सहायता किए तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो वो बात हो जाती कि तुम हमें मत चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी और को चाहोगे तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो यही चंगेज खां मतलब ऐसे भेजता है और इल्तुतमिश जो है कि उसकी सहायता नहीं करता है और वापस चला जाता है चंगेज खां, यानी चंगेज खां के प्रकोप से खुद को बचा लेता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगबरनी, ये केबीसी में शायद 50 लाख का क्वेश्चन था, हम ऐसे देख रहे थे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंगेज खां किसने, मतलब किसको बचाया था। मंगबरनी का मैटर था, मंगबरनी पहुंचा था सिंधु घाटी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें केबीसी में था 50 लाख। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण की थी। खिलअत उसको कहते थे, खिलअत। बगदाद के खलीफा से खिलअत प्राप्त किया तो और सुल्तान की पदवी धारण करता है। आप नेट पे सर्च करेंगे तो पहला सुल्तान बन के आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वह मलिक व सिपह सालार की पदवी ही धारण करता है और लाहौर में अपनी राजधानी बनाता है। पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही बनता है। ओके, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। उसके अल्पकालीन शासन काल में उनकी माताजी शाह तुर्कान छाई रहीं। माताजी उनका शासन करती हैं। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान बनती है पहली मुस्लिम महिला जो शासन की बागडोर संभालती है। पुरुषों की तरह चोगा, काबा तथा कुलाह टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगती है। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकुत को अमीर यखुर घोड़े का सरदार नियुक्त करती है। ओके, ठीक है। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। तुर्क के अमीर जो थे गैर तुर्कों को सामंत जब बनाने लगी रजिया तो उसके विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराज शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन 1240 में कैथल एक जगह है, वहाँ पर डाकुओं द्वारा उसको मार दिया गया। ओके, आगे बढ़ता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है और नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाता है। बलवन षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को पद से हटा देता है और बलवन जो है नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाता है। और नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था। ओके, बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और बलवन जो है जब नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना देता है तो अपनी बेटी का भी विवाह करवा देता है। किसके साथ? नासिरुद्दीन महमूद के साथ, है ना। अपनी बेटी का विवाह करवा देता है और फिर उसके बाद की नासिरुद्दीन महमूद उसकी सुनने लगता है और सुनते सुनते फिर क्या करता है? बलवन सत्ता हथिया लेता है। ओके, बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम था बलवन और तुर्कान चिहलगामी का एक सदस्य भी था बलवन। ओके, बलवन 1266 में गियासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहता है। 1266 से 1287 तक शासन करता है। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा, सिजदा यानी सर झुकाना, पैबोस यानी पैर चूमने की प्रथा शुरू करवाता है। नवरोज त्यौहार भी शुरू करवाता है। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज त्यौहार। लौह और रक्त की नीति का पालन करता है। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। नासिरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलुंग खां की उपाधि दी। बलवन को किसने उलुंग खां की उपाधि दी? तो नासिरुद्दीन महमूद। बलवन के दरबार में फारसी के कवि, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो
अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो देखिए बलबन के शासनकाल से रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्मुद्दीन कैमुर्स था। शम्मुद्दीन कैमुर्स था। और बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने अर्ज। इमादुल मुल्क इसका मेन था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग का प्रमुख बनाया था। दीवाने अर्ज जिसका नाम था इमादुल मुल्क को बनवाया था। खलीफा का सहायक स्वयं को बलबन ने कहा। 1279 में बंगाल में तुगरिल खान के द्वारा एकमात्र विद्रोह हुआ था इसके शासनकाल में। और इसका पुत्र था बुगरा खां बलबन का। उससे कहता है कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अपने पुत्र बुगरा खां से उसने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब पहुँचते हैं खिलजी वंश, यानी कि 1206 से 1290 तक चलता है गुलाम वंश। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से चलता है 1320 तक। और खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाता है। खिलजी जो है किलोखरी को अपनी राजधानी बनाता है। जलालुद्दीन की हत्या कर देता है 1296 में उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी, कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में। अलाउद्दीन खिलजी बात वही हो जाती है जैसे आपने देखा होगा मिर्ज़ापुर सीरीज़, मिर्ज़ापुर है ना। तो उनके पिताजी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं और मुन्ना भैया चाहते हैं गद्दी हथियाना, है ना। मुन्ना भैया गद्दी पकड़ना चाहते हैं, तो वही हाल अलाउद्दीन खिलजी की थी। और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बड़े बुजुर्ग हो गए रहते हैं लेकिन गद्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वही अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि बहुत तकलीफ़ होती है जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता न पहचानें। उसके बाद मारता है चाकू और निपटा देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में। और 1296 में दिल्ली का सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरुसास्प था। इसी ने नगद वेतन देने तथा अस्थाई सेना रखने की नींव डाली थी। नगद वेतन और अस्थाई सेना बहुत ही महत्वपूर्ण। घोड़ा दागना, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, और साथ ही क्या करता है, भू राजस्व की दर 1/2 कर देता है। मतलब अब भू राजस्व जो है 50%, 100 किलो अनाज उगाओ 50 किलो हमको दो, ऐसी बात कर देता है। खम्स जो होता था लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 25% की जगह 3/4 भाग कर देता है, यानी 1/4 की जगह 3/4 कर देता है। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश देता है। तो योजनाएं तो इसकी बहुत मजबूत थीं। नगद वेतन देता था, स्थायी सेना, घोड़ा दागना, सैनिकों का हुलिया लिखना, भू राजस्व की दर 1/2 कर दिया था और शरीर से मांस काट लेने की भी बात किया। खम्स जो होता था लूट का धन जो था उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग भी किया। और दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजता है। और मलिक काफूर कौन था? गुजरात विजय के उपरांत मलिक काफूर को प्राप्त किया था। 1000 दिनारी भी इसको कहता था मलिक काफूर को। ओके, ठीक है। और एक चीज़ और है यहाँ पर, अलाउद्दीन के सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध मारा गया था। देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। 1296 से एलुचपुर की आय यानी टैक्स दिया करते थे, परंतु 1305 से 1306 में उन्होंने नहीं दिया। मलिक काफूर जो होता है उनको पकड़ के लेके आता है और अलाउद्दीन के सामने, खिलजी के सामने खड़ा करता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उनको रायन की उपाधि देता है। और इस रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव भी था, थोड़े दिन तक टैक्स देता है, फिर वो भी बंद कर देता है। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। मलिक काफूर को भेजा था जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, 1000 खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर अपने आप को खुद अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे जिन्हें सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो वही जो बलबन के शासनकाल में थे। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ओके, 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो का जन्म जो है कि इटावा में यहाँ पे लिखा गया है, वर्तमान कासगंज के पटियाले में इनका हुआ था जन्म। और खड़ी बोली का जनक इनको कहते हैं। इनको तूतीय हिंद यानी भारत का तोता भी कहा जाता था। और बाजार नियंत्रण की प्रणाली जो थी सबसे महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारत के इतिहास में, या फिर आप देखेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में बाजार नियंत्रण की बहुत ज़बरदस्त प्रणाली थी। इसको याद रखिएगा। मतलब सबसे नंबर 1 पर था दीवाने रियासत, फिर सहनाए मंडी, बरीद व मुनैयान व गुप्तचर।
तो ये आपसे पूछा जा सकता है, बड़े से छोटे अधिकारियों का क्रम पूछा जा सकता है। दीवाने रियासत शहनाए मंडी, बरीद, मुनहियान व गुप्तचर। दीवाने रियासत या व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था या बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। शहनाए मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक, बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, मुनहियान व गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। इन अधिकारियों का क्रम वही है, दीवाने रियासत, शहनाए मंडी, बरीद, मुनहियान व गुप्तचर। पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी शुरुआत करता है। पीडीएस जो वर्तमान में है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का शुरुआत भी यही करता है। ओके। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। परमिट मिल गई, जाओ अब, तो परवाना नवीस करता था। शहनाए मंडी में क्या होता था, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता, खाने वाली चीज़ों। सराय अदल क्या था, यहाँ पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख़ फिरोजशाही मिलती है। जियाउद्दीन बरनी ने लिखा तारीख़ फिरोजशाही। तारीख़ फिरोजशाही किसने लिखा है, जियाउद्दीन बरनी ने। अलाउद्दीन के आर्थिक नीति की जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख़ फिरोजशाही में मिलती है। खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो ने लिखा है। खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो ने लिखा है। रिहला इब्न बतूता ने लिखा है। फुतुहत सलातीन इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहत्सिब, सेंसर एवं नाजिर नापतौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो मुहत्सिब, सेंसर वगैरह और सेंसर बोर्ड वगैरह आज की डेट में जैसे, उसी प्रकार से नाजिर एक था, नापतौल का अधिकारी भी था, मुहत्सिब सेंसर था। ओके, चलिए। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि, खालसा भूमि कौन सी भूमि थी, खालसा भूमि जो पूरे तरीके से सुल्तान के अंतर्गत, मतलब सुल्तान के संरक्षण की बात करें तो शासन के अंतर्गत जो भूमि थी, मतलब जिनको दी गई थी उनसे वापस ले ली गई। अलाउद्दीन के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, नए कर थे कि चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। गाय भैंस जो चराते थे उन लोगों पर लगा दिया, और गढ़ी कर यानी घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता है, जो हाउस टैक्स था आज की डेट का। तो चराई कर और गढ़ी कर। जजिया कर जो था गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जजिया कर जो गैर मुस्लिम लोग थे, और जगात कर मुसलमानों से लिया जाता था जो एक धार्मिक कर था। यह संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। जजिया लेता था गैर मुस्लिमों से, जकात लेता था मुसलमानों से। दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना करता है। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलने वाला पहला शासक 50% लेता है। दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी करता है। हमने अभी बताया दीवाने अर्ज सैन्य विभाग के लिए बनाया बलबन ने, इमाद उल मुल्क को बनाता है पहला। ओके, यहाँ तक तो आपने देख लिया, यहाँ पर आपको समस्या तो कोई नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हो जाती है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। इसे नग्न स्त्री पुरुष की पसंद, मतलब संगत पसंद थी, मतलब इसकी संगत इसे पसंद थी। मुबारक खिलजी, एक सेकेंड, हाँ, मुबारक खिलजी कभी कभी दास दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था, है ना, तो इसको रास नहीं आता था शासन करना। मुबारक ने खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी इसने। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, और पहला हिंदू था जो कन्वर्ट होता है मुस्लिम में और सिंहासन पर बैठता है। खुसरो खां, खुसरो खां, खुसरो खां, ओनली हिंदू टू कन्वर्ट एंड सिट ऑन थ्रोन। खुसरो ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। याद रखिए, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, फिर खुसरो खां, खुसरो खां। ओके, अब आगे बढ़ता है तुगलक वंश 1320 से 1398, 1320 से 1398 तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल करता है, और गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन के समय ली गई जो भूमियाँ थीं, जो ज़मीनें थीं, उनको वापस दे देता है। और पहला शासक था जिसने कुआं और नहरों का निर्माण करवाता है। याद रखिएगा, पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक जो कुएं और नहरों का निर्माण करवाता है। और 50% जो भू राजस्व की दर अलाउद्दीन खिलजी ने की थी उसको करके 1/3 कर दिया, यानी अब 50 नहीं 33% हम लेंगे, जैसे कि आपका सी सेट है। ओके, तो तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ था। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। और मोहम्मद बिन तुगलक
ऐसा इतिहास में है कि जानबूझ के मरवाया था या फिर मरवा दिया था। ऐसे ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो 1325 में होती है, बंगाल के अभियान से लौटते हैं तो जूना खान ने एक महल निर्मित करवाता है सम्मान में, और हाथियों की परेड होती है और परेड के दौरान वो महल ही गिर जाता है उसके ऊपर और वहीं पर वो निपट जाता है गयासुद्दीन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक शासन बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है। और मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा घटिया काम यही करता है मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया है। बर्नी ने ऐसा कहा है। क्या करता है, कुछ काम करता है। दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि, टैक्स बढ़ा देता है। राजधानी दिल्ली से देवगिरी कर देता है। दिल्ली से राजधानी देवगिरी लेके चला जाता है और देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रखता है। और ऐसा भी एनसीईआरटी में भी ऐसा लिखा गया कि जब ये दिल्ली से देवगिरी राजधानी करता है तो यमुना का पानी इसको बहुत अच्छा लगता था, तो यहाँ से लगे रहते थे घोड़े, 1-2 किलोमीटर पर घोड़ों से पानी ये जाता था दौड़ते हुए। मतलब 2 किलोमीटर एक आदमी पानी लिख जाएगा, 2 किलोमीटर एक आदमी, ऐसे दौड़ दौड़ के पानी पहुंचाया जाता था उसको देवगिरी में, फिर वापस चला आता है वहाँ से। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है और इसका बहुत दुरुपयोग हो जाता है। खुरासान एवं कराचिल का भी अभियान ये करता है, 2 अभियान। अमीर कोही एक अच्छा काम कृषि विभाग की स्थापना करता है, जिसका नाम है अमीर कोही, ओके। और दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करता है राजधानी और दौलताबाद रखता है। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। अफ्रीकी यात्री इसी के शासनकाल में 1333 में आता है। इब्न बतूता भारत आता है। इब्न बतूता अफ्रीका यानी मोरक्को का रहता था, मोरक्को का निवासी था। मोरक्को की राजधानी कमेंट कर दीजिएगा। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में सुल्तान इसे अपने राजदूत के रूप में चाइना भेज दे कि जाओ घूम के आओ। इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला, जिसमें डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण रेहला में ही मिलता है। याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है इसमें। मोहम्मद बिन तुगलक 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट इसकी गोदा में मृत्यु हो जाती है। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में 1336 में, याद रखिएगा, 1333 में इब्न बतूता आता है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। हरिहर और बुक्का नामक 2 सगे भाइयों ने करते हैं लोग। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, ओके। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतः होली में भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वही 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। जब इसकी मृत्यु होती है तो बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, लोग भी उससे खुश नहीं थे और वो भी लोगों से खुश नहीं था, ऐसा बदायूनी लिखते हैं। और यहाँ पर आगे है कि उसके बाद फिरोज तुगलक बनता है। फिरोज तुगलक शासक बनता है। फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जौना खां था, उसके याद में जौनपुर की स्थापना करता है। जौनपुर पे और भी स्थापना, जैसे सरकी राजवंश फिर बाद में बनता है ना। तो आगे चीज़ें देखेंगे। फिर उसमें इब्राहिम लोदी जो था, अपना पुत्र, उसका पुत्र था इब्राहिम लोदी का ही पुत्र था बरबक शाह, उसको वहाँ का शासक नियुक्त कर देता है बाद में। मलिक सरवर फेमस है जौनपुर में, ओके। तो फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक होता थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ। तो याद रखिए 2 बार होता है इसका राज्याभिषेक। पहले तो होता है थट्टा के निकट, दूसरा फिर दिल्ली में होता है। 1351 खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर वगैरह की उपाधि दी गई। राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करने वाला पहला शासक था। राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करवाने वाला पहला शासक था। इसने सभी 24 करों को, टैक्स जो थे उसको हटा देता है। खराज, लगान, खुम्स यानी लूट में युद्ध का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश देता है, यानी 4 कर। खराज मतलब जो लगान, खुम्स यानी कि लूट, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात, इन्हीं को लेने का आदेश देता है। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। इसका मतलब कि पहला मुसलमान शासक ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला यही था फिरोज तुगलक। उलेमाओं के आदेश पर फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर, हक के सर्व जो 1/10 भाग होता था उपज का, उसको शुरू करता है। और अमीर कोई कृषि विभाग की स्थापना
मोहम्मद बिन तुगलक करता है। ओके, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाता है यह फिरोज तुगलक, और नहरों और कुओं का निर्माण पहली बार गयासुद्दीन तुगलक करवाता है। 1200 नए फलों के बाग लगवाता है दिल्ली में, झील, बाग, तालाब, कुआं, बांध, इन सब का निर्माण करवाता है। लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD की स्थापना पहली बार यही करता है। और PDS की हमने बताया था, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की स्थापना करता है, सार्वजनिक वितरण सिस्टम जो उसको शुरू करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, यही सब घुमाए जाएंगे आपको। 300 नए नगरों की स्थापना करता है जिसमें फतेहाबाद, जौनपुर, खिजराबाद, ये सब मतलब जौनपुर वगैरह, मतलब 300 नए नगरों की स्थापना करता है, हिसार, फिरोजाबाद, ये सब। और इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव में एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं तथा लड़कियों की सहायता के लिए एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। दारुल सफ़ा भी बनाया, जो खैराती अस्पताल था। दारुल सफ़ा क्या था? खैराती अस्पताल था। ओके, सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज तुगलक के शासनकाल में ही थी, 1,80,000। दीवाने बंदगान भी ये बनाता है, दासों की देखभाल के लिए एक विभाग बनाता है, दीवाने बंदगान। दीवाने खैरात बनाता है, मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए। दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल, हक्के सर्व सिंचाई कर था। लोक निर्माण विभाग का यही स्थापना करवाता है। ओके, चलिए, इसने जो है कि बहुत महत्वपूर्ण कहा, सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया कि अब वंश के अनुसार चलते रहेंगे सैनिक पद। आपके पिताश्री हैं तो आप भी बनोगे, आपके बच्चे भी बनेंगे, उनके बच्चे भी बनेंगे, ऐसा शुरू कर देता है। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोजशाही की रचना की। अब याद रखिएगा, इसने अपनी आत्मकथा की शुरुआत की थी, फुतुहात फिरोजशाही की रचना की थी इसने, है ना। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शमसे सिराज अफी को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन और दलायते फिरोजशाही नाम से, विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोजशाही के नाम से अनुवाद करवाया। चांदी एवं तांबे के मिश्रण के सिक्के भी जारी करवाते हैं, जिन्हें अद्धा एवं विख कहा जाता था। अपाउद्दीन, याद रखिए, दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद करता है। 1300 ग्रंथों को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा करवाता है। और फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 में हो जाती है। फिरोज काल में निर्मित खाने जहाँ तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। खाने जहाँ तेलंगानी के मकबरा, उमर की मस्जिद जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती है। फिरोज तुगलक दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाता है, जो इस समय स्टेडियम बन चुका है, अरुण जेटली स्टेडियम नाम रखा जा चुका है। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह जाता है। तैमूर ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय में दिल्ली पर आक्रमण करता है 1398 में। तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 में। नासिरुद्दीन के समय ही मलिक उसरसक की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा यानी किन्नर मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। याद रखिए, ये भी मलिक उसरसक किसके? नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। और नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही तैमूर लंग का आक्रमण होता है, ये भी याद रखिएगा। अभी हमने देखा था पीछे की एक और इल्तुतमिश के शासनकाल में, तो वो कौन था, आया था, उसके बारे में आप बता दीजिएगा, है ना। चलिए, अब बात करते हैं सैयद वंश 1414 से 1491। बीच में शासन चलता रहता है, 1398 से 1414 तक चलता है। सैयद वंश का संस्थापक जो था खिज्र खां होता है, 1414-1451 तक चलता है। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा। सेम उसी की तरह कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक और सिपा सलार की उपाधि धारण कर ही रहता है। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था, जो 1398 में नासिरुद्दीन महमूद की समय में आक्रमण करता है। बाहर से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। सेम मोहम्मद गौरी की तरह जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। ओके, खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को टैक्स दिया करता था, पैसा भेज दिया करता था। शासन कर रहे हैं तो लो पैसा। 1421 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसका पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा तारीख़ मुबारक शाही। इसके बारे में इसी पुस्तक में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। 37 वर्षों तक इसका शासन चलता है।
फिर शुरू हो जाता है लोदी वंश। लोदी वंश यानी प्रथम अफगान वंश, पहले अफगानी वंश की शुरुआत होती है। लोदी वंश 1451 से 1526 तक, 1451 से 1526 तक बहलोल लोदी इसके संस्थापक होते हैं। बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं। ओके, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को ही दिया जाता है। बहलोल लोदी बहलोल सिक्के का प्रचलन करते हैं। मकसदे अली कहकर अपने सरदारों को यह बुलाता था, मकसदे अली कहकर पुकारता था, और उसके सरदार जब खड़े रहते तो खुद भी खड़ा रहता था, मतलब बड़ा उनकी रिस्पेक्ट करता था सरदारों की। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां हुआ। जिस प्रकार से बहलोल लोदी इतनी इन लोगों की रिस्पेक्ट करते थे, ये उसी का उल्टा था, रिस्पेक्ट नहीं करता था एकदम भी, है ना। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता था। इसकी माता सुनार की पुत्री थी, यानी एक हिंदू माता थी इसकी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करता है सिकंदर लोदी। गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी करता है। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था, है ना। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया, सिकंदर लोदी ने, और इसके आदेश पर संस्कृत से के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद होता है। लज्जत सिकंदर शाही गायन विद्या के श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना इसी के शासन में काल में होती है, लज्जत सिकंदर शाही। ओके, आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से करवाता है। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए भी दे देता है। इसने मुसलमानों को ताजिया निकाले हुए मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। गले में बीमारी होती है, खांसते खांसते मर जाता है। 1518 में, मतलब उसके बाद सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी बनता है, इसका पुत्र इब्राहिम लोदी बनता है। इब्राहिम लोदी का महत्वपूर्ण युद्ध होता है खतौली का युद्ध 1518 में, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध खतौली का युद्ध महाराणा सांगा और लोदी के बीच में होता है, और महाराणा सांगा इस युद्ध में विजयी होते हैं, लेकिन यहाँ से भी संतुष्ट नहीं होते महाराणा सांगा और पंजाब के शासक दौलत खां लोदी, जो और लोदी के चाचा इब्राहिम लोदी के चाचा, और दौलत खां लोदी पंजाब का शासक, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान और इब्राहिम शाह, यानी इब्राहिम और क्या ये महाराणा सांगा इनवाइट कर देते हैं, किसको इनवाइट करते हैं, उसको बाबर को इनवाइट करते हैं कि आओ भैया, बहुत यहाँ पर नौटंकी मचाए पड़ा है, इसको निपटाओ पहले इब्राहिम लोदी को। कौन कौन करता है? पंजाब के शासक दौलत खां लोदी के चाचा आलम खां, और यहाँ तक कि महाराणा सांगा भी इसको इनवाइट करते हैं। और ये लोग सोचते हैं, महाराणा सांगा मुख्य रूप से सोचते हैं कि ये आएगा, आक्रमण करेगा, हराएगा, लूटेगा, वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर तो जब यहाँ आता है तो यहीं पे आकर रुक जाता है और यहीं का बन के रह जाता है। ओके, तो यही होता है। युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला सुल्तान यही होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध वही होता है जब आता है 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, और युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला सुल्तान यही था। ओके, मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर आपका सल्तनत काल पूर्णतः खत्म होता है और मुगल काल की नींव पड़ चुकी है, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हो चुका है और बाबर की विजय हो चुकी है। अब शुरू होगा मुगल साम्राज्य में बाबर के बाद हम लोग हुमायूं के बाद अकबर, फिर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, सबके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा और चीज़ें हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है कि दीवाने मुस्तक राज की जो वित्त विभाग था अलाउद्दीन खिलजी ने, दीवाने मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने को ही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक, आरिजे मुमालिक सैन्य विभाग था बलवन ने, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने खैरात दीवाने इस्तिफाक, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिफाक, दारुल सफ़ा, हक्के सरब, ये सब, और दीवाने को ही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये सब स्थापना क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आरिज मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दीवाने इस्तिफाक, दास विभाग, ये सबकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक करता है। ओके, प्रांत जो था, प्रांत को इक्ता कहा जाता था और जिला को सीको कहा जाता। प्रांत को इक्ता और जिला को सीको कहा जाता था। प्रांत को इक्ता और जिला को सीको कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बंटा था जिसे इक्ता कहा जाता था। यहाँ का शासन न्याय बोली या मुक्ति द्वारा संचालित होता था। ओके, एक शहर या 100 गाँवों के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। खास खेल, अस्थायी सेना, खास खेल, और अस्थायी सेना रखना शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था, जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इक्ता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था इक्ता प्रथा को। ओके, इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। दोबारा शुरुआत किसने कर दी? फिरोज तुगलक ने की थी। ओके, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन मंगलिक तथा उसको अर्राद भी कहा जाता, मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। तो यहाँ पर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर सल्तनत काल में सरसूती एक जगह थी, अच्छी किस्म के चावल के लिए फेमस थी। अन्नीवाड़ा व्यापारियों का तीर्थस्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए था, आगरा नील उत्पादन के लिए था। आगरा याद रखिएगा, आगरा नील उत्पादन के लिए फेमस था। आगरा नील उत्पादन के लिए फेमस था। बनारस जो था सोने चांदी एवं जड़ी के काम के लिए फेमस था सल्तनत काल में। सतगांव रेशमी। ओके, अन्नीवाड़ा व्यापारियों का तीर्थस्थल, सरस्वती। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। मसाहत अलाउद्दीन ने शुरू किया था ना, ये दीवाने मुस्तकराज है ना, तो उसी को मसाहत करते थे, भूमि की नाप जोख करवाता था। देवल सल्तनत काल में एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल। ओके, तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं यहाँ पर हमने आपको बता दिया। और आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य भी देख लेते हैं। लगे हाथ है ना, तो बहे जब पुरवैया। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर। विद्यारण संत थे, विद्यारण संत जी से आशीर्वाद लेकर शुरू करते हैं और पहला संगम वंश नाम रखते हैं। संगम वंश शुरुआत करते हैं और संगम राजवंश अपने पिता संगम जी के नाम पर करते हैं। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। तुंगभद्रा नदी के पास इसका खंडहर आज भी है। इनकी राजभाषा तेलुगु थी। ओके, हरिहर एवं बुक्का पहले काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सेवक थे। ये लोग सेवक थे, प्रताप रुद्रदेव के पहले सेवक थे, लेकिन बाद में ये लोग जो है कि हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाई, यही लोग विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कर देते हैं। 4 वंश होते हैं, संगम सलुब तुलुब अराविडू। ओके, यहाँ पर तुलु वंश में संगम सुलभ यानी फिर उसके बाद तुलु वंश जो शुरू होता है, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह करते हैं। तुलु वंश के महान शासक कृष्णदेव राय। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। अष्टदिग्गज उन्हें कहा जाता था। तेलुगु भाषा के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिसको वो अष्टदिग्गज कहलाते थे। तो अष्टप्रधान क्या थे और किसके शासनकाल में थे, बता दीजिएगा। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना किए थे। संस्कृत में जामवती कल्याणम संस्कृत में है, अमुक्तमाल्यद तेलुगु में है। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण की थी, इन्हीं शासनकाल में थे। और तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है कृष्णदेव राय यानी तुलु वंश को। और नागलापुर की एक स्थापना भी करते हैं, एक नगर नागलापुर नामक नए नगर। हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधियाँ कृष्णदेव राय करते हैं। राक्षसी और तंगड़ी का एक युद्ध होता है 1565 में। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो जाता है। राक्षसी और तंगड़ी का युद्ध होता है। ओके, और राक्षसी और तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध दक्षिण भारत के राज्य जो शामिल थे, विजयनगर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बरार शामिल नहीं था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध 1565 में जो होता है, इसमें बरार शामिल नहीं था। ओके, तालीकोटा का युद्ध भी इसको कहते हैं। तो कुल 4 राजवंश होते हैं, संगम, सलुब, तुलुब, अराविडू। ओके, इसको एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा फिर से इनके बारे में। और राजधानियाँ देख लीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में जो राजधानियाँ थी, पहले तो आनीगोंडी, वेनुगोंडा ऐसे, और पेनुकोंडा, और फिर ऐसे चंद्रगिरी, ऐसे करके 4 राजधानियाँ। चारों बताइएगा कौन कौन सी राजधानी कब कब बनी थी, है ना। तो संगम, सुलभ, तुलुब, अराविडू 4 वंश थे। शुरुआत में राजधानी हम्पी थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, भू राजस्व की दर 1/6 भाग ये लोग लिया करते थे, 1/6 लेते थे। 1/6 वो 1/6 भाग ये लोग लेते थे। जबकि अलाउद्दीन खिलजी 1/2 कर दिया था, और गयासुद्दीन तुगलक कितना लिया करता था, 1/3 कर दिया था।
निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, नूनीच, डोमिंग पायस, बारबोसा इसके शासनकाल यानी विजयनगर शासनकाल में आते हैं। निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, नूनीच, डोमिंग पायस, बारबोसा। तो ट्रिक तो कुछ नहीं है, याद रखिए नी अ नू डोबा, ऐसे नियनु डोबा, नियनु डोबा कई बार बोलिए। फिर IPF इटली, फारस, पुर्तगाल, 3 पुर्तगाल हैं, है ना, इटली फारस टॉप 2 में। देवरा प्रथम, देवरा सेकंड, यहाँ पर मल्लिकार्जुन और अच्युत राय था, ओके, बीच में। फिर DMK कर दीजिए, DMK यानी देवरा प्रथम, देवरा सेकंड, मल्लिकार्जुन या अच्युत राय, फिर किस देवराय दोनों के किस देवराय के शासनकाल में 2 डोमिंग पायस और बारबोसा आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा तथा बहमनी की मुद्रा हुड थी। बहमनी राज्य की बात करते हैं तो हसन गंगू 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठता है। गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाता है जो एहसानाबाद नाम रखता है और उसकी राजभाषा मराठी थी। अभी विजयनगर की राजभाषा तेलुगु थी, इसकी राजभाषा मराठी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण। गुलबर्गा दौलताबाद, बरार और बीदर में 4 प्रांतों में बांट देता है। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में, ओके, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है कि ये मोहम्मद शाह प्रथम जो था पहली बार बारूद का प्रयोग किया था। मोहम्मद शाह प्रथम 1358-1375 में। बाबर ने पहली बार बारूद का प्रयोग नहीं किया था, तोप वगैरह का प्रयोग किया था, लेकिन बारूद का प्रयोग मोहम्मद शाह प्रथम ने ही पहली बार किया था भारत में। और रूसी यात्री निकितन आया था बहमनी साम्राज्य में, एकमात्र यात्री रूस का था, निकितन आया था। उस वक्त ताजुद्दीन फिरोज का शासन चल रहा था। किसका? ताजुद्दीन फिरोज का शासन चल रहा था। गुलबर्गा राजधानी थी, मराठी भाषा थी। हुमायूं शाह भी एक इसके में शासन था जिसको जालिम भी कहते थे, दक्कन का नीरो कहा जाता था। महमूद गवां एक बहुत बड़ा सेनापति था हुमायूं शाह के शासनकाल में। 8 प्रांत में राज्यों का बंटवारा कर देता है महमूद गवां भी, किसका? बहमनी साम्राज्य का। और प्रांत की देखरेख के लिए 8 प्रांतों में करता है। कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र प्रांतों में बट गया था। कलीमुल्ला अंतिम शासक था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह तो पहला था, कलीमुल्ला अंतिम शासक था। 5 प्रांतों में बट गया था। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि इसके संस्थापक कौन है और कौन सा वंश था, इस प्रकार से सुमेलित करने के लिए पूछे जाते हैं, ओके। और देखिए क्रमशः ये है भी बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर किस वर्ष कैसे कैसे बने हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए इसकी ट्रिक है कि बस ANM भी GK पूछ रहा है तो BBA की क्या बात करें। बस ANM भी, अब ANM होता है ना, ANM वगैरह होता है, GNM वगैरह होता है, तो ANM भी अब GK पूछ रहा है तो BBA की क्या बात करें। बस यानी बीजापुर, A से आदिल शाही, S से शाह यानी यूसुफ आदिल शाह। बस बीजापुर, आदिल शाही, यूसुफ आदिल शाह। ANM भी अहमदनगर, N से निजाम शाही, मलिक अहमद। ANM ये अहमदनगर, निजाम शाही, मलिक अहमद। बरार की बात करें, बस NMB BI, बरार, इमाद शाही, फतेहुल्लाह इमाद शाह, ओके। फिर ANM भी GK पूछ रहा है, G से गोलकुंडा, K से कुतुब शाही, कुली कुतुब शाह। बीदर यानी GK पूछ रहा है तो BBA की क्या बात करें। बीदर, बरीद शाही, A से अमीर अली बरीद। बस ANM भी GK पूछ रहा है तो BBA की क्या बात करें। बस ANM भी GK पूछ रहा है तो BBA की क्या बात करें। जो ट्रिक वाला लेक्चर हमने बताया है जिसमें 10, 15 या 16 लेक्चर हैं, उसको देख लीजिए, उसको बेहतर तरीके से देख लीजिए। एक आध क्वेश्चन फंस जाएंगे और वाह करते हुए, चिल्लाते हुए, समोसा खाते हुए, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बाहर निकलोगे, मतलब बाहर निकल के पियोगे, अंदर थोड़े लेके जाओगे। तो बस ANM भी GK पूछ रहा है तो अब BBA क्या बात करें। बीजापुर, आदिल शाही, यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर, निजाम शाही, मलिक अहमद, बरार, इमाद शाही, फतेहुल्लाह इमाद शाह, गोलकुंडा, कुतुब शाही, कुली कुतुब शाह, बीदर, बरीद शाही, अमीर अली बरीद, ओके। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। तो यहाँ पर पूरे तरीके से सल्तनत काल की समाप्ति होती है। आपने सल्तनत काल पूरा देख लिया। अब हम बढ़ेंगे गुलाम वंश की तरफ, मुग़ल वंश की तरफ चलेंगे। मुग़ल काल की बात करेंगे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, अहमद शाह, नहीं रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर सेकेंड और बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुग़ल साम्राज्य की। तो मुग़ल साम्राज्य में बाबर जो था, जिसका जन्म 1483 में होता है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे और बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था।
बाबरनामा की रचना इंग्लिश में जॉन लेडेन और विलियम राइकन ने की थी। रचना क्या, इसका अनुवाद किए थे जॉर्ज लेडेन और विलियम राइकन ने। ये क्वेश्चन बनेगा, जॉर्ज लेडेन और विलियम राइकन। बाबरनामा का अंग्रेजी में इन लोगों ने अनुवाद किया था। बाबर जो फरगाना की गद्दी पर 1494 बैठता है, 1494 में बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण करता है, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। 1507 में करता है। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ओके। बाबर के भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान जो था 1519 ईस्वी में था। 1519 में था, यूसुफ जाई जात के विरुद्ध था। यूसुफ जाई जात के विरुद्ध था और इसी युद्ध में बाबर ने बाजावर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। बाजावर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था किसने? बाबर ने। और इन्हीं यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के चक्कर में बीरबल, जो जिनका नाम महेश दास था, वो अपनी जान गंवा देते हैं। याद रखिएगा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण हमने बताया कि इब्राहिम लोदी के चाचा जो थे आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। बाबर आता है, ये लोग सोचते हैं कि आएगा, लड़ेगा, भिड़ेगा, लूटेगा और फिर जाएगा, लेकिन ये आता है तो इसका मन लग जाता है कि अपन तो अब नहीं जाने वाला है, जो करना हो करिए, तो फिर युद्ध लड़ना है तो लड़िए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। तो युद्ध में ये तो पहला युद्ध था। खानवा का युद्ध होता है। इसको ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। ट्रिक होती है कि पान खा चल घर, पान खा चल घर, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध। ओके। तो खानवा का युद्ध जो होता है राणा सांगा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा के विरुद्ध हो जाता है, जो इनवाइट किए रहते हैं। इसमें विजयी होता है बाबर। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में, मेदनी राय, चंदेरी मेदनी राय और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, अफगानों एवं बाबर के बीच होता है। चौथा वाला अफगानों और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया था। तोप खाने का प्रयोग किया था बाबर ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ है कि उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिए थे। बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा के युद्ध जो राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, खानवा वाला 1527 में, तो उसमें गाजी की उपाधि धारण की थी। 1507 में तो उसने किसकी उपाधि धारण की थी? 1507 में बादशाह। ओके। करीब 48 वर्ष की आयु में 27 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और एकमात्र ऐसा शासक है जिसको 2 बार दफनाया गया। पहली बार तो आगरा के आरामबाग में, फिर उसके बाद उसके द्वारा चुने हुए स्थान काबुल में उसको दफना दिए गए ले जाकर, काबुल में। तो याद रखिएगा, इसकी जो है कि कब्र काबुल में है बाबर की। पहले तो आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में काबुल में। अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में यानी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था ना, तुर्की भाषा में लिखा था बाबरनामा, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया। इंग्लिश में जॉर्ज लेडेन और विलियम राइकन ने किया बाबरनामा। ओके। बाबर को मुबैयान नामक पदशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का यह अनुयायी था। ओके। तो 1530 में मृत्यु हो जाती है। आरामबाग में पहली बार दफनाया जाता है, फिर उसके बाद उसके द्वारा चुने हुए स्थान काबुल में दफनाया जाता है बाबर को। और बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। हुमायूं थोड़ा ठीक ठाक आदमी था, समझदार था, और बाबर ने जो कहा था उसको वो करता है। अपने पूरे साम्राज्य का बंटवारा अपने 4 भाइयों में कर देता है। साथ ही एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्ज़ा, उसको भी बांट कर दे देता है। तो अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्ज़ा अस्करी को संभल, मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें, अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया। ओके, ठीक है। 1530 में गद्दी पर बैठता है। 23 वर्ष की अवस्था में हुमायूं 1530 से 1556 तक रहता है, लेकिन जीवन भर लड़खड़ाता रहता है और लड़खड़ाते यह निपट भी जाता है। अभी बताएंगे किसने कहा था। अब आता है बेचारा शेरशाह बीच में। शेरशाह जो है, अब 1533 में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना किया था। चौसा का युद्ध होता है। पहले तो एक युद्ध होता है देवरा का युद्ध होता है 1531 में। देवरा का युद्ध होता है, तो याद रखिए देश 24, देवरा, चौसा, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध और ये सरहिंद का युद्ध। देवरा ऐसे पूछा जा सकता है। देवरा 1531 में, चौसा 1539 में, बिलग्राम या कन्नौज 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में होता है। तो चौसा का युद्ध 1539 में होता है शेर खां हुमायूं के बीच में। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध में शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण कर ली। ठीक है, शेरशाह।
बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध 1540 में होता है शेर खां हुमायूं के बीच में। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, है ना। तो बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं जो था वो सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारिसा वगैरह 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 इनकी पुत्र हमीदा बानो बेगम से शादी करता है और इन्हीं से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म होता है। हुमायूं ने ये 4 युद्ध आपने देख लिया। 1555 में हुमायूं जो था पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करता है। हुमायूं जो है पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करता है और पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, लेकिन दिल्ली की गद्दी 1 साल भी नहीं चला पाता और निपट जाता है। कैसे? 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करता है, पुनः दिल्ली पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। 1556 में 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन जो बनाया था 1533 में, भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसी भवन जो बनाया था उसी के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, याद रखिएगा। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे हुमायूं ने। ओके, बात शेरशाह की हो रही है कि देवराज, चौसा, बिलग्राम या कन्नौज और सरहिंद का युद्ध जो सब होता है, जो 2 युद्ध चौसा और बिलग्राम में शेरशाह विजयी होता है। तो शेरशाह को भी देख लेते हैं। तारीख़े शेरशाही लिखे हैं अब्बास खां शेरवानी। पूछा जा सकता है तारीख़े शेरशाही किसने लिखा, तो अब्बास खां शेरवानी ने लिखा है। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म अफगान वंशी है। ये जन्म 1472 में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था और इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। तो जौनपुर राज्य के सासाराम के जमींदार थे, तो ये तो बहुत गहराई से अपने पिता को देखता था, जमींदारी किस प्रकार से कर रहे हैं तो उनका पूरा गहन अध्ययन करता था। उसी प्रकार से आगे फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी। शेरशाह का बिलग्राम युद्ध होता 1540 में, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कालिंजर का किला कहाँ पर है, कमेंट करिएगा। कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को इसकी मृत्यु हो जाती है। उस वक्त उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। कालिंजर। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। तो सासाराम किस जिले में है बिहार के, ये आज कमेंट कर दीजिएगा। सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर इसका मकबरा स्थित है। रोहतासगढ़ किला ये कोहना दिल्ली में यह मस्जिद है। पुराना किला कहा जाता है ना, पुराना किला नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने कराया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया, 380 ग्रेन तांबे के सिक्के चलवाए थे। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी, जैसा गयासुद्दीन तुगलक करता था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। कबूल करवा लेते थे और पट्टा पर ज़मीन देते थे, उसकी शुरुआत ये किया था शेरशाह ने। ग्रैंड ट्रंक रोड की भी मरम्मत इसने करवाई थी। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। और जब हम मगध साम्राज्य में चले जाते हैं, मगध की बात करते हैं, तो मगध साम्राज्य की बात करेंगे तो हम देखते हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक, शिशुनाग, कालाशोक के बाद आ जाता है महापद्मनंद, घनानंद ना। तो ये जो लोग चलते हैं, तो आप बताइएगा सबसे पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, सबसे पहली बार वैशाली को राजधानी किसने बनाया था, ये आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत इन्होंने लिखा था। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया था। और हमने देखा अभी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा कि रेहला इब्न बतूता ने लिखा, जिसमें डाक प्रथा का प्रचलन, डाक प्रथा के बारे में पता चलता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। शेरशाह के बाद अकबर, यानी जब 1556 में दीन पनाह के भवन की सीढ़ियों से गिर जाता है, तो उसका पुत्र अकबर, जिनकी माता हमीदा बानो बेगम 1542 में जिसका जन्म होता है, वह शासक बनता है। बहुत छोटा होता है शुरुआत में। तो शुरुआत में जब छोटा था तो बैरम खां एक था, इसका
रक्षक था 1555 से 1560। आपने मूवी देखा होगा जोधा बाई ना, जोधा अकबर मूवी होगी, जोधा अकबर मूवी आपने देखा होगा। उसमें बैरम खां को दिखाया गया है और पानीपत का प्रथम युद्ध भी दिखाया गया है। पानीपत का दूसरी लड़ाई दिखाई गई 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई उसको भी दिखाया गया है। अकबर का शिक्षक था अब्दुल लतीफ़ ईरानी। अब्दुल लतीफ़ ईरानी अकबर का शिक्षक था। मक्का की तीर्थयात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। पानीपत के द्वितीय युद्ध में देखेंगे आप लोग कि जो है कि ऋतिक रोशन वहाँ पर कहता है कि आपको अब तीर्थ यात्रा वगैरह करनी चाहिए मुबारक बैरम खां को, तो बैरम खां वहीं जाते हैं तीर्थ यात्रा पर और उसकी हत्या मुबारक खां कर देता है। मई 1562 को अकबर ने हरम दल से अपने आप को मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, हमने बताया खतौली का युद्ध 1518 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। राणा सांगा और बाबर के बीच 1500 खानवा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण करता है बाबर। अब यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध है, मेवाड़ के शासक हैं महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। इस युद्ध में अकबर विजयी होता है। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां कर रहे थे। मान सिंह और आसफ खां इसमें मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे और मान सिंह जो थे अकबर के सेनापति थे, मान सिंह। ओके, गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने समुद्र को देखा था। पहली बार उसने समुद्र को देखा था। गुजरात विजय के दौरान अकबर पुर्तगालियों से मिला था। ओके, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित, मतलब एक दीन इलाही धर्म शुरू किया था अकबर ने। प्रधान पुरोहित उसका अकबर था और प्रथम हिंदू शासक और प्रथम दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक जो था बिरबल था, जिनके बचपन का नाम महेश दास था। बिरबल के बचपन का नाम जिसका मतलब महेश दास नाम था। तो बिरबल का जन्म कहाँ हुआ था बताइएगा, कमेंट करिएगा। अकबर ने जैन धर्म के गुरु थे एक जैनाचार्य हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। जगत गुरु की क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी जब्ती प्रणाली। तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत हुई कब थी ये बता दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा यूपीपीसीएस में। अकबर के दीवान राजा टोडरमल थे, जिन्होंने टोडरमल 10 साल का एक कार्यक्रम बंदोबस्त उन्होंने शुरू किया था 1580 में। ये याद रखिएगा 1580 में शुरू किया था, अभी हम बताते हैं। और संभवतः इस बार आपको एक क्वेश्चन वहाँ से मिलेगा कि ऐसे ही कि काल क्रमानुसार सेट करने के लिए कि दीन इलाही धर्म कब शुरू हुआ, हरम दल से मुक्ति कब प्राप्त हुई अकबर को, और 10 साल बंदोबस्त कब शुरू हुआ, इस तरह से। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे तानसेन। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे और चित्रकार अब्दुस समद थे, प्रसिद्ध है ये लोग थे। ओके, राल्फ फिंच, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अकबर के दरबार में 1591 में आया था राल्फ फिंच। एंटोनियो मोंसेराट भी आया था। एंटोनियो मोंसेराट, राल्फ फिंच अकबर के दरबार में आए थे। दसवंत एवं बसवन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। ओके, अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरे थे। देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है। दास प्रथा का अंत करता है 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563। जजिया कर समाप्त 1564। यानी दास प्रथा खत्म, हरम दल खत्म 1562, तीर्थ यात्रा 63 और जजिया 64। ठीक है, 62, 63, 64 में दास प्रथा, हरम दल से मुक्ति और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर समाप्त 1564। ओके, फतेहपुर सिकरी में स्थापना करता, मतलब स्थानांतरण करता है। फतेहपुर सिकरी की स्थापना करता है और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित करता है 1571 में। राजधानी स्थानांतरण करता है 1571 में, आगरा से वहाँ लेके जाता है। ओके, और उसके बाद ये महत्वपूर्ण है कि दीन इलाही की शुरुआत 1582 में और अभी हमने बताया 10 साला बंदोबस्त 1580 में। यही क्वेश्चन बनेंगे, यही क्वेश्चन पूछता है आयोग। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में और राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में। पहले तो फतेहपुर सिकरी, फिर 1585 में लाहौर स्थानांतरित करता है राजधानी। देखिए फिर से देखिएगा, दास प्रथा का अंत 1562, हरम दल से मुक्ति 1562, तीर्थ यात्रा क्रम समाप्त 1563, जजिया कर समाप्त 1564, फतेहपुर सिकरी आगरा से राजधानी फतेहपुर सिकरी 1571 और दीन इलाही की स्थापना 1582। उसके पहले 1580 में 10 साल बंदोबस्त, टोडरमल शुरू करते हैं। इलाहाबाद संवत की शुरुआत, इलाही संवत की शुरुआत 1583, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। अगर 1 2 4 2 3 याद भी हो गए तो आप एलिमिनेट कर ले जाओगे और आंसर सही करके आओगे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी।
है ना। सलीम चिश्ती जो थे प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, अकबर के समकालीन थे, उसके समकालीन थे। अकबर को सिकंदराबाद के निकट दफनाया गया, अकबर सिकंदराबाद के निकट दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाता है। हुमायूं का मकबरा कौन बनवाता है? दिल्ली में अकबर। आगरा का लाल किला बनवाता है अकबर। आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ, फतेहपुर सीकरी में शाही महल अकबर, दीवाने खास पंचमहल बुलंद दरवाज़ा अकबर, जोधाबाई का महल इबादत खाना, इलाहाबाद का किला भी बनवाता है कौन? अकबर। लाहौर का किला भी बनवाता है अकबर। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, आगरा का लाल किला अकबर बनवाता है, ये याद रखिएगा। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न थे बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी जो था, अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। अबुल फजल का बड़ा भाई जो था फैजी दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। वह दीन इलाही धर्म का कट्टर समर्थक था अबुल फजल। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां जो थी मियाँ की टोढ़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग। तानसेन का कंठा भरण वाड़ी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। किसको दी थी? तानसेन को दी थी कंठा भरण वाड़ी विलास। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो जाती है। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान है ना। 1602 में सलीम जो जहांगीर था के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। अबुल फजल जिसने लिखा था अकबरनामा की रचना किया था और दीन इलाही धर्म का कट्टर समर्थक था, और रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर देता सलीम जहांगीर जो था उसके निर्देश पर। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, तो बहमनी साम्राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? बता दिए हैं, कमेंट कर दीजिएगा। महाभारत का फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से अनुवाद बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया था। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद क्वेश्चन पूछा गया किस नाम से? रज्मनामा नाम से अनुवाद बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया था। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सादात नाम से किया है। पंचतंत्र लिखे हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सादात के नाम से किया था, तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार दानिश नाम से किया। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सादात नाम से किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को। सीरी कलम अब्दुल समद को और मोहम्मद हुसैन की उपाधि सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। याद रखिए, पूछा जाता है। सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को, जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था अकबर ने, है ना। अकबर के से संबंधित सभी चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब पहुँचते हैं जहांगीर के पास, जो सलीम था अकबर का उत्तराधिकारी होता है। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरे के किले के शाहबोर एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। तुजुके जहांगीरी अकबरनामा की रचना अबुल फजल, और तुजुके जहांगीर की शुरुआत तो किया था जहांगीर, लेकिन मोतबिंद खां इसको पूरा करता है। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो। 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पर होता है। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया जाता है। याद रखिए, ये खुसरो था, है ना। खुसरो था उसका पुत्र, बड़ा पुत्र, लेकिन खुर्रम जो था जिसको शाहजहां को उपाधि देता है ना। तो खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। ओके, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है। जहांगीर जो है खुर्रम को शाहजहां की उपाधि देता है, लेकिन खुसरो को मरवा देता है, क्योंकि वह विद्रोह कर दिया था। और इसी विद्रोह में खुसरो का साथ देने के कारण
पांचवें गुरु सिखों को पांचवें गुरु अर्जुन देव जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की है ना, आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की है, उनको फांसी दिलवा देता है। ओके, चलिए 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया वगैरह वगैरह। नूरजहां थोड़ा सा प्रेम प्रसंग है जहांगीर का। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन निसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि दी थी। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद मेहरुन निसा जो थी मिर्जा गयास बेग की पुत्री मेहरुन निसा जो नूरजहां अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्यौहार जिसको बलबन ने शुरू करवाया था के अवसर पर मेहरुन निसा को देखा जहांगीर। उसके बाद सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने शायरी लिखना शुरू कर दिया और 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि दी। विवाह के पश्चात उसने नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि दी। ओके, तो नूरजहां के पिताजी थे मिर्जा गयास बेग, पत्नी पहले थी अली कुली बेग की। ओके, बाद में नूरजहां का नाम मेहरुन निसा था। नूरजहां की माँ असमत बेगम थी जिन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। लाडली बेगम जो हैं कि शेर अफगान और मेहरुन निसा की पुत्री थी। शेर अफगान और मेहरुन निसा यानी नूरजहां की पुत्री थी। शेर अफगान जो मर गया था उसकी पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से हुई थी। जहांगीर ने मिर्जा गयास बेग जो नूरजहां के पिता थे उसको क्या किया था, शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि दी थी। ओके, यहाँ आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें कैसे लिंक हैं। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर नूरजहां में उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। महावत खां ने जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। 1627 में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। उसे शहादरा यानी लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। किसको? जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया। जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया है। ओके, अकबर को सिकंदरा में, बाबर को वहाँ काबुल में। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासन में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी। किसने? जहांगीर ने। आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी। आगा रजा थे प्रमुख चित्रकार। अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर वगैरह वगैरह लोग थे। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अलूस यानी उस्ताद मंसूर को नादिर अलूस, अबुल हसन को नादिर उज्जमा की उपाधि दी थी। उस्ताद मंसूर जो है कि पक्षियों का बहुत अच्छा चित्र बनाते थे, पक्षियों के विशेषज्ञ थे चित्र बनाने के। उस्ताद मंसूर को नादिर अलूस और अबुल हसन जो है कि व्यक्तियों का मतलब लोगों का चित्र बनाते थे, तो अबुल हसन को नादिर उज्जमा की उपाधि दी थी। किसने? जहांगीर ने। आगा रजा के नेतृत्व में चित्रशाला की स्थापना की थी जहांगीर ने। यहाँ पर देखिए, बाबर को काबुल में, हुमायूं को दिल्ली में, हाजी बेगम ने इनका मकबरा बनवाया। हाजी बेगम, अकबर सिकंदरा, ये गलत है, हाजी बेगम, हाँ, जहांगीर को लाहौर में और शाहजहां को आगरा में दफनाया गया था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह चित्र किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी के चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने और भौं किसी और ने बनाई है तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई। तो 8-10 तो चित्रकार थे, दिन भर बैठ के देखा करते थे, तो देख के समझ जाते थे कि ऐसा मैं कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। और जब एक सुल्तान वगैरह ये लोग बोल देंगे जो बात, तो किसी की हिम्मत नहीं कि उसका विरोध कर पाए, है ना, तो उसके मान लिया जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। इत्माद उद दौला का मकबरा, नूरजहां बेगम वही क्या नाम है, मेहरुन निसा, इनके पिता इत्माद उद दौला का मकबरा इन्होंने ही बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह पहली ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितृदुरा नामक जड़ाऊ का काम किया गया, मतलब नक्काशी वगैरह बनाई गई दीवारों पर देखेंगे तो यही याद रखिएगा। नूरजहां बेगम, इत्माद दौला का मकबरा, पहली बार पितृदुरा शैली का प्रयोग किया गया है और ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस पूछ चुका है। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख वर्तमान में प्रयागराज पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां ने इत्माद उद दौला का मकबरा,
नूरजहाँ ने जहांगीर के मकबरा का निर्माण इसी ने बनवाया। ओके, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी ये लोग आए थे। कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी ये लोग आए थे जहांगीर के शासनकाल में। ओके, ठीक है। इंग्लिश खान की उपाधि दी थी हॉकिंस ने। अब बात होती है शाहजहां, उनका पुत्र जिसका नाम खुर्रम था, किसके विरुद्ध खुश होकर उसने खुर्रम को जहांगीर का नाम दिया था? मलिक अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। शाहजहां की उपाधि दी थी। ओके, शाहजहां जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठता है। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 1592 में खुर्रम का जन्म लाहौर में होता है। 1612 में खुर्रम का विवाह वगैरह वगैरह हो जाता है। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद प्रदान किया। इसने महाबत खां को खान खाना की उपाधि दी थी और इसने नूरजहाँ को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया। वही नूरजहाँ मेहरुन्निसा जिन्होंने जहांगीर का मकबरा बनवाया और इत्माद-उद-दौला का मकबरा बनवाया। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरे में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। तो शाहजहां की 14 या 15 बीवियाँ थीं, तो एक बीवी याद रही इनको, इनकी एक वाइफ इनकी याद रही। मुमताज़ महल की याद में शाहजहां में ताजमहल का निर्माण करवाते हैं। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। आप मूवी देखिएगा, पानीपत ही मूवी है ना, पानीपत के तीसरे युद्ध पर बनी है। पानीपत के मूवी में काम किया है अर्जुन कपूर, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने काम किया है। और वहाँ पर संजय दत्त और शुरुआत में ही आपको दिखेगा मयूर सिंहासन शुरुआत में ही दिखेगा। मयूर सिंहासन जो लेकर चला जाता है बाद में लेकर चला जाता है। अहमद शाह अब्दाली का किरदार निभाया है। संजय दत्त ने किरदार निभाया है। तो वो मयूर सिंहासन था जिसका निर्माण बेबादल खां ने किया था, शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवान-ए-आम, दीवान खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल आदि। ठीक है। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद नामक नगर की नींव डाली। आगरा से दिल्ली लेकर आता है। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा करवाती है, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण खुद शाहजहां करवाता है ना। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां करवाता है। जामा मस्जिद आगरा वाली जहांआरा शाहजहां की पुत्री वो करवाती है। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम थे। शाहजहां ने गणितज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। इसने सर्रे अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। बहुत विद्वान था दारा सिकोह। भगवत गीता, योग, वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया था। इसने सर्रे अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई थी। दारा सिकोह इसका लड़का बड़ा विद्वान था और शासक बनने का हकदार वही था, जो विद्वान हो उसे ही बनना चाहिए शासक। तो दारा सिकोह विद्वान था, लेकिन जिसके पास पावर होती है, जो ताकतवर है, उसी ने राज किया है। ये इतिहास बताता है, जिसके पास पावर है उसी ने किया है राज, है ना। तो जो विद्वान है, जो सब कुछ सही तरीके से सबको एक साथ लेकर चलना चाहता है, वो जो है कि बाद में मारा जाता है। पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा, शाहजहांनामा इनायत खां ने। पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, शाहजहांनामा इनायत खां ने लिखा है। ओके। अब 3 युद्ध होते हैं। उत्तराधिकार का युद्ध हो जाता है। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच 3 बार युद्ध होते हैं। 3 युद्ध। ट्रिक है धंसा दे। पहला धर्मट, दूसरा सामूगढ़, तीसरा देवराई। धर्मट पहले होता है 1658 में, सामूगढ़ 1658 में और देवराई 1659 में होता है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच युद्ध होता है। दारा सिकोह को किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून कहा जाता है। शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता है दारा सिकोह को। लेकिन इन तीनों युद्धों में हार जाता है कौन? दारा सिकोह हार जाता है। तीनों युद्धों में हार जाता है। और तीसरा युद्ध देवराई के युद्ध में जब हारता है, तो इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 1659 में हत्या कर दी जाती है। शाह बुलंद इकबाल किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के नाम से दारा सिकोह माना जाता है। मज्म उल बहरीन की रचना भी दारा सिकोह ने ही किया ना।
आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 31 जनवरी 1666 को 74 ईयर्स की उम्र में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। मतलब कि ऐसे लड़के दोनों कि ऐसे बच्चे दोनों कि अपने बाप को क्या कर दिए, जेल में बंद कर दिए और सत्ता हथियाने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और यही हुआ था मगध साम्राज्य में पितृहंता वंश। मगध साम्राज्य में होता क्या है, बिंबिसार को मारता है अजातशत्रु को मारता है, उदायन मारता है। ये तीनों लोग, बिंबिसार उदायन मार देता है अजातशत्रु को, अजातशत्रु बिंबिसार को मार देता है। यहाँ पर भी यही होता है ना। तो ये चीज़ें हो गई, आपने देख लिया। और ये मनुची तोपची वगैरह के बारे में और यहाँ पर भी पीटर मुंडरी के बारे में लिखा गया। अभी हम देखेंगे उसको, आगे हमने रखा है कुछ। औरंगजेब आगे शासन करता है 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासन चलता है। यूपी पीसीएस खेल किया 2021 के पेपर में 1707 लिखा था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 में। जिसको पता रहा होगा उसने मार दिया होगा। तो औरंगजेब शासन शुरू करता है और औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। इसने इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु को तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। 5वें गुरु आपने देखा था जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी थी, क्योंकि उसने खुसरो की 5वें गुरु जो थे उन्होंने खुसरो की सहायता की थी, इसलिए जहांगीर मरवा देता है। 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी, तेग बहादुर की। ओके। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच की पुरंदर की संधि होती है 22 जून 1665 को। याद रखिए, जय सिंह और शिवाजी के बीच 1665 में पुरंदर की संधि होती है। 1666 को आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए थे। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था, लेकिन शिवाजी जो थे कि शिवाजी अपना हमशक्ल लाकर उसे रखवा देते हैं और अपने निकल जाते हैं। 1679 में जजिया कर को पुनः लागू करता है औरंगजेब। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाता है। बीबी का मकबरा 1679 में ही बनवाता है और जजिया कर 1679 में शुरू करता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाता है, जिसको राबिया उद्दौरानी उसकी बीबी थी, उसके नाम से औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाता है बीबी का मकबरा। 1686 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। बीजापुर को भी और गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में 1686-1687 मिला लिया था। मदन्ना एवं मकन्ना नामक 2 ब्राह्मण लोग थे, उनका संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी, 33% तक थी। ओके। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब का पुत्र था अकबर, जिसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। दुर्गादास एक थे, उनके बहकावे में आकर। ओके। जब तुम करोगे, जैसे औरंगजेब, जब आप करोगे तो दूसरे भी करेंगे। आपने तो अपने पिता को कैद कर दिया उत्तराधिकार में, तो आपके बच्चे तो कम नहीं रहेंगे ना। तो जहां आरा साहिबा उत जमानी की उपाधि देता है, औरंगजेब की बहन थी जहां आरा को साहिबात उत जमानी की उपाधि देता है, जहां आरा को औरंगजेब की जो बहन थी। और इसके ऊपर बहुत से विवादित वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, बहुत विवादित वीडियो वगैरह हैं। तो वो इतिहास का अभिन्न अंग है जो बीत चुका है। चलिए, औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसके सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरेज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने 1699 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 को हुई। इसने दौलताबाद में स्थिर फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में इसको दफना दिया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब जो है दारुल हर्ब, काफिरों के देश को दारुल इस्लाम के देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। मुगल शासन व्यवस्था की बात कर लें तो मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। ओके, तो वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया गया था। तो यहाँ पर हमने अभी औरंगजेब तक देखा। और औरंगजेब के 3 बेटे थे, अभी हम इसको देखेंगे। औरंगजेब के 3 बेटे थे। कौन थे भैया? 3 लौंडे थे इनके, लौंडे नहीं, लड़के थे। मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श, इन तीनों के बीच में युद्ध होता है और विजय
मुअज्जम को प्राप्त होती है, जो बहादुर शाह प्रथम से शुरू करता है शासन। 1707 से 1712 तक शासन करता है। मुअज्जम मोहम्मद आजम और मोहम्मद काम बख्श के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। मुअज्जम विजयी होता है। बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो शाह आलम प्रथम था 1707 में शुरू करता है शासन करना। और बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोबिंद सिंह, 9वें गुरु तेग बहादुर को तो औरंगजेब ने मरवा दिया था, तो 10वें गुरु बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोबिंद के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए एवं उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में उच्च मनसब भी प्रदान किया। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के पश्चात एक सिख नेता बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिखों ने बगावत कर दी। इससे तंग आकर बहादुर शाह ने सिखों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया। अंततः इसी सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। ओके, बहादुर शाह को उसकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि न होने के कारण शाह बेखबर कहा जाता था। खफी खां ने ऐसा कहा था, शाह बेखबर। तो बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा जाता था। और ये देखिए उत्तर मुगल काल के जो शासक थे बहादुर शाह जफर प्रथम, फिर जहांदार शाह फर्रुख शेर, बीच में रफ़ी-उद-दौला बनते हैं। रफ़ी-उद-दौला शाहजहां द्वितीय था। फिर मोहम्मद शाह जिसको रंगीला कहा जाता था, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। एक एक को थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। 1712 से 1713 तक 1 वर्ष शासन चलता है इसका। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। ओके, चौथ व सरदेश मुखी वसूलने के अधिकार इसने दिए थे किसको? साहू को। मराठों से संबंध बनाए रखने के लिए समकालीन साहू जी को कुछ शर्तों पर दक्कन के चौथ व सरदेश मुखी वसूलने के लिए अधिकार इसने दे दिए थे। जहांदार शाह के समय जजिया कर पर रोक लगा दी गई। जहांदार शाह ने वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया, जिसे इजारा व्यवस्था कहते हैं। ठेके पर भूमि, राजस्व वसूली का कार्य, इजारा व्यवस्था। ओके, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया और बहादुर शाह जफर प्रथम को शाह बेखबर कहा है खफी खां ने। फर्रुख शेर बनता है। फर्रुख शेर बंदा बहादुर को फांसी यही दिलवाता है फर्रुख शेर। और फर्रुख शेर के शासनकाल में अब्दुल्ला खां वजीर बनता है और हुसैन अली मीर बख्शी के पद पर नियुक्त होता है। रुक जाइए, पानी पी लेते हैं थोड़ा। हाँ, अब्दुल्ला खां वजीर तथा हुसैन अली मीर बख्शी के पद पर नियुक्त होता है। सैयद बंधुओं ने जजिया कर पूर्णतः समाप्त कर दिया और तीर्थयात्रा कर की समाप्ति का आदेश दे दिया। ये सैयद बंधु थे कौन? अब्दुल्ला खां वजीर था, हुसैन अली मीर बख्शी बना था। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली जो थे सैयद बंधु थे। ओके, किंग मेकर की भूमिका में ये लोग थे। ओके, 1717 में फर्रुख शेर ने एक फरमान के जरिए अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा। फर्रुख शेर ने एक फरमान जारी कर दिया। बीमार था तो एक अंग्रेज था, उसने इसकी दवा वगैरह करवा दी, सही हो गया। तो मैग्ना कार्टा यानी बहुत प्रसन्न हो गया और मैग्ना कार्टा पर साइन कर दिया कि छूट प्रदान कर दी व्यापार करने की अंग्रेज़ों को, जो बाद में चलकर बहुत बुरा इसका परिणाम हुआ था। सैयद बंधुओं के बढ़ते हस्तक्षेप से भयभीत होकर फर्रुख शेर इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा, लेकिन समय से पूर्व इन षड्यंत्रों की जानकारी सैयद बंधुओं को लगने से उन्होंने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से 1719 में फर्रुख शेर को सिंहासन से अपदस्थ कर दिया। फर्रुख शेर को घृणित कायर भी कहा जाता था। फर्रुख शेर के बाद बनते हैं रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला बनते हैं। रफ़ी-उद-दौला शाहजहां द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ और रफ़ी-उद-दौला के बाद मोहम्मद शाह बनता है शासक 1719 से 1748 तक। रोशन अख्तर इसका नाम था। मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। मोहम्मद शाह रंगीला नाम से जाना जाता था। मोहम्मद शाह को अधिक समय हरम में बिताने तथा उसके असंयत और विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा जाता था। और इसी के शासनकाल में सादतुल्ला खां ने कर्नाटक में वो स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद बंधुओं को ख़त्म करवा दिया था। मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु अब्दुल्ला और हुसैन अली को ख़त्म करवा दिया था। इसी के शासनकाल में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है। सादत खान ने अवध में स्वतंत्र राज्य, निजामुल मुल्क चिलकिनिश खां जो था हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य, चूड़ामन व बदन सिंह ने भरतपुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना ये लोग कर लिए थे। इसी के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण होता है, जिसको ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो रंगीला मोहम्मद शाह। ओके, फिर आता है अहमद शाह 1748 से 1754 और इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है।
अहमद शाह के समय राजमाता ऊधमबाई के नाम से प्रसिद्ध महिला का प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप था, उसे किबला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। किबला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। अहमद शाह अब्दाली का अहमद शाह बहादुर के शासनकाल में आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली का ओके, और अहमद शाह अब्दाली का इसमें देखिए, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण मोहम्मद शाह के शासनकाल में भी होता है और नादिर शाह पहले आक्रमण करता है। नादिर शाह भी, अहमद शाह अब्दाली भी मोहम्मद शाह के शासनकाल में, रंगीला के शासनकाल में। उसके बाद अहमद शाह बहादुर होता है तो उसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन किया जाता है। 1738 से 1739 में आक्रमण करता है। 1739 में नादिर शाह और मुगल सेनाओं के बीच करनाल का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की हार हुई और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया, रंगीला को बंदी बना लिया गया। नादिर शाह दिल्ली में 50 दिन से अधिक रहा और लगातार लूटपाट करता रहा। वह प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्ते ताउस तथा मुगल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक कीमती हीरे कोहिनूर को भी वापसी के समय ले गया। तख्ते ताउस हमने बताया शाहजहां के शासनकाल में, तख्ते ताउस जो मयूर सिंहासन था इसको ले गया, और वही मयूर सिंहासन अहमद शाह अब्दाली उसका यूज करता, उस पर बैठता, उसी में बैठता था। ओके, दुर्रे दुर्रानी के नाम से फेमस था, जिसको युग का मोती कहा जाता था। अहमद शाह अब्दाली को अपने कुल 7 आक्रमणों में, यानी 7 आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। 7 आक्रमणों में अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह के शासनकाल में सबसे ज़्यादा आक्रमण किया। 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। ओके, अफगानों और मराठों के बीच में अहमद शाह अब्दाली होता है, और मराठों में कौन थे? सदाशिवराव भाव, विश्वास राव, ये लोग थे। 1761 में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। 1767 में भारत पर अंतिम आक्रमण इसका था। 1667 में अंतिम आक्रमण था। ओके, भारत से वापस जाने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी रूहेला सरदार नजीब-उद-दौला को सौंप दी, जो मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था। इसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय बनता है, और उसके बाद बनता है शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में इलाहाबाद की संधि होती है। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में इलाहाबाद की संधि होती है। ओके, इलाहाबाद की संधि। शाह आलम द्वितीय ने 1764 में हुए ऐतिहासिक महत्व के बक्सर युद्ध में मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। ओके, याद रखिएगा। और अकबर द्वितीय जो होता है, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक। अकबर द्वितीय अंग्रेज़ों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, और अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट हुआ। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दिया था, और बहादुर शाह द्वितीय जो था 1837 से 1857 तक इनका कार्यकाल चलता है। जफर उपनाम से कविताएं, शायरी वगैरह लिखा करते थे, इसलिए बहादुर शाह जफर के नाम से भी मशहूर थे। 1857 के संग्राम में दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय और बख्त खां थे। इनको लोग शासक नियुक्त कर देते हैं कि अब हमारा एक तरह से नेता हैं आप, और आप हमको डील करिए, अब हम लोग पूरी तरीके से आंदोलन करने वाले हैं 1857 क्रांति में। लेकिन क्या होता है, अंग्रेज़ इनको जो है कि 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का साथ देने के कारण रंगून निर्वासित कर देते हैं म्यांमार में ना, जहां 1862 में अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो जाती है और मुगल सम्राट खत्म हो जाता है। यह मुगल सम्राट का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट का भारत में अंत हो गया। ओके, जफर उपनाम से कविताएं लिखते थे, इनका यहाँ पर अंत हो जाता है। हमने पीछे मुगल शासक यहाँ पर बातें करने वाले थे, जो मुगल की वो थी शासन व्यवस्था, उसके बारे में। हाँ, प्रशासन की दृष्टि मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में हुआ था। सूबों में और सूबा का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में, दस्तूर ग्राम में बटे थे। साम्राज्य सूबों में, सूबा सरकार में, सरकार परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर गांव में बटे थे। फिर से, साम्राज्य सूबों में, सूबा सरकार में, सरकार परगना या महाल में, महाल या जिला दस्तूर में और दस्तूर गांव में बटे थे। ठीक है, फिर से, साम्राज्य सूबों में, सूबा सरकार में, सरकार परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर गांव में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी,
ग्राम थी जिसे मावदा या दी कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। और हमने अभी देखा था नागलापुर नामक एक नगर की स्थापना किए थे कृष्णदेवराय तुलु वंश के। नागला कहा जाता था, छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। मावदा या दी गाँव को मावदा या दी कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य सरकार सूबा सरकार में सरकार के बाद परगना या महाल में, तो सरकार और परगना के मध्य एक छोटी इकाई चकला नाम की एक नई इकाई स्थापना की गई थी। ये याद रखिएगा, सरकार और परगना यानी सांपों के बीच में चकला, चक्कर खा रहे हैं सांपों के बीच में सांप, सरकार और परगना के मध्य। क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी में, सांप याद रखिए, सांप करिए। सरकार और परगना के मध्य में चक्कला, चक्कर खा रहे हैं, यानी साम्राज्य सूबे में, सूबा सरकार में, सरकार परगना या महाल में, सरकार और परगना यानी इसके बीच में क्या था, चकला, और महाल का जिला या दस्तूर में, दस्तूर गांव में बटे थे। सबसे छोटी इकाई गांव थी जिसे मावदा या दी कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। ठीक, चलिए, खालसा भूमि कौन थी? प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली खालसा भूमि थी। जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। सयूरगल या मदद-ए-माश, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि थी, जिसे इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया। तो यानी राई का उपयोग किसने किया था? शेरशाह ने। भू राजस्व द्वारा अपनाई गई पद्धति। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की गई, 1573 में की गई। इसे अपने क्षेत्र के 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था, इसे अपने क्षेत्र से। ओके, 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त कहा गया, जिसे दहसाल बंदोबस्त भी। ओके, इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 4 भाग कौन थे? पोलज, परती, चाचर, बंजर। पोलज क्या था? इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। परती क्या था? इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। पोलज में नियमित खेती, परती में इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर क्या थे? इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। बंजर क्या था? यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। खेती योग्य भूमि नहीं थी, लगान नहीं वसूला जाता था। ठीक है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत यानी दहसाल बंदोबस्त जो 1580 में शुरू हुआ था, टोडरमल बंदोबस्त टोडरमल ने शुरू किया था। तो पोलज, परती, चाचर, बंजर इसमें थी। हाँ, 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, तखसीस और तहसील। तो भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती भी प्रारंभ की, लेकिन ये जब्ती से रिलेटेड थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को क्लियर करिएगा। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। अब नस्क प्रणाली किसने अपनाया था? औरंगजेब ने। भू राजस्व की दर 1/2। राय प्रणाली किसने? शेरशाह ने। नस्क प्रणाली औरंगजेब ने। जब्ती प्रणाली, यहाँ पर बात चल रही है तखसीस और तहसील में विभाजित था, जो इसमें अकबर के शासनकाल की बात हो रही। और मुगल काल में कृषक 3 भागों में विभाजित थे, खुद कास्त, पाही कास्त, मुजारियन। खुद कास्त ये किसान बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। खुद कास्त मतलब हम खुद ही करेंगे, जहां के निवासी हैं उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे। ओके, पाही कास्त, पाही होता है मतलब दूसरे गांव में जाकर खेती करना। ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजारियन कौन थे? खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। यानी खुद कास्त कृषक जो कि खुद ही खेती करते थे उसी गांव में, उनसे भूमि जो है कि किराए पर लेकर खेती करते थे मुजारियन। खुद कास्त, पाही कास्त, मुजारियन, ये सब टर्म जो है ना, कल यूपीएससी का पेपर होने वाला है उसमें देखने को मिलेगा आपको। और पेपर उठा के देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में, तो बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। खुद कास्त खुद कृषि करते थे उसी गांव में, पाही कास्त दूसरे गांव जाकर करते थे, और मुजारियन खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे।